हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, सब लोग अच्छे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो बेसिकली भारत में स्थानीय स्वशासन स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई वो पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है ना? और पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए या पंचायती राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो संस्थान उत्तरदायी हैं उनको हम पंचायती राज संस्थान कहते हैं। ठीक है? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। कौन सी बात आपको समझनी है? कि जैसे इन जनरल हम लोग बोल देते हैं कि सर आखिर पंचायती राज व्यवस्था है क्या, पंचायती राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? भारत में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई। किसको सर? स्थानीय स्वशासन को। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं कल का पूरा, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है सर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भैया जी पंचायती राज व्यवस्था है क्या। पंचायती राज व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है क्या तात्पर्य? पंचायती राज व्यवस्था आखिर होती क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मतलब होता है सर कि स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए हम जो व्यवस्था अपनाते हैं, है ना जी, स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने हेतु स्थापित करने हेतु करने हेतु अपनाई गई व्यवस्था, अपनाई गई व्यवस्था व्यवस्था क्या है भैया जी? तो स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई वो पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है बेटा, जो संस्थान पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं, मतलब जिन संस्थानों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित किया जाता है या पंचायती राज व्यवस्था को संचालित किया जाता है, तो ऐसे संस्थान जो पंचायती राज व्यवस्था को संचालित करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, हम उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, पंचायती राज संस्थान कहते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं भैया जी? पंचायती राज संस्थान बोलते हैं। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सर ऐसे संस्थानों को पंचायती राज संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे संस्थानों को किस नाम से भैया जी? पंचायती राज संस्थानों के नाम से जाना जाता है। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, लेकिन सर ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के माध्यम से आखिर हम करना क्या चाहते हैं? ये जो पूरी व्यवस्था है ना भैया,
इस व्यवस्था के माध्यम से आखिर हम क्या करना चाहते हैं? तो इस व्यवस्था के माध्यम से सर हम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है जी, इस व्यवस्था के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? इस व्यवस्था के माध्यम से हम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ठीक है स्थापित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था है। आधुनिक भारत के संदर्भ में अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो वो हमने कल देख ली थी। तो सबसे पहला प्रयास मियो के समय में हुआ था, ठीक है, 1872 में। उसने स्थानीय स्वशासन को भारत में स्थापित करने की केवल बात कही थी। फिर 1881-82 में रिपन साहब के समय में एक प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, जिस प्रस्ताव के माध्यम से जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड की स्थापना हुई। हालांकि ये जो प्रयास था रिपन साहब का बहुत सीमित था, ठीक है ना, और ये केवल व केवल कुछ ही प्रांतों तक सीमित था। लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने वास्तविक प्रयास किया इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, इसलिए हम रिपन साहब को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। फिर 1907 में एक हॉवहाउस नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने भी पंचायतों के विकास की बात कही थी। ठीक है, CEH हॉवहाउस 1907 में उन्होंने भी पंचायतों के विकास की बात कही, बेसिकली खासकर ठीक नगरों में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया था 1907 में हॉवहाउस साहब ने। ठीक है, तो वो भी आप मेंशन कर लेना। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो जब संविधान सभा की कार्यवाही चल रही थी तो संविधान सभा में बहुत सारे गांधीवादी विचारक थे जो बेसिकली गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम गांधी का देश चाहते हैं तो गांधी के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी हमें भारत में स्थापित करना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम गांधी के देश बने, ठीक है, जैसा देश गांधी ने सजोया था, जो सपना गांधी ने देखा था, तो गांधीवादी देश में गांधी के आदर्शों को हमें फॉलो तो करना ही होगा। और अगर हम गांधी के आदर्शों को फॉलो करेंगे तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो होना ही चाहिए। तो फिर आर्टिकल 40 में भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत हमने पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया और उन्हें शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति देने की बात कही। आर्टिकल 40 में हमने बोला था कि पंचायतों की स्थापना की जाएगी और उनको शासन के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। लेकिन चूंकि पता था सबको कि डीपीएसपी के प्रावधान अपरिवर्तनीय होते हैं, है ना, डीपीएसपी के प्रावधान क्या है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। तो बहुत दिनों तक इस बारे में कोई प्रयास हुआ ही नहीं, केवल ये संविधान तक ही सीमित रहा। फिर ग्रामीण विकास के लिए 1952 में 2 अक्टूबर को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली 5 अवयवों के माध्यम से, ठीक है, ग्रामीण विकास को करने की मुहिम जारी की, एक मुहिम की शुरुआत की कि ग्रामीण विकास होना चाहिए। अगर ग्रामीण विकास है, ठीक है, तभी हम आगे चल के एक अच्छा भारत बना पाएंगे। ग्रामीण विकास का मतलब यह है कि आप देख सकते हैं कि उस समय भारत की, ठीक है, एक बहुत बड़ी आबादी, 2/3 से भी ज्यादा आबादी गांव में निवास करती थी, ठीक है, और लगभग, ठीक है ना, जो लोग रोजगार में थे 80% ऐसे थे उनमें से जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित रोजगार में थे। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है या तो कृषि या कृषि से संबंधित उद्योग, या तो कृषि कर रहे हैं या पशुपालन या मत्स्य पालन या कुक्कुट पालन, इस तरह से, है ना। तो हमें ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण विकास हमारे लिए आवश्यक है। तो इसमें ग्रामीण विकास के अंतर्गत शिक्षा के स्तर में वृद्धि, स्वच्छता, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में बात कही, ग्रामीण रोजगार सृजन वगैरह। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए, ठीक है, वो आपने आगे देखा होगा। लेकिन वास्तव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक तरह से, ठीक है ना, भारत में एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हम ग्रामीण विकास करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी जो मशीनरी थी वो जिला प्रशासन था, जिला प्रशासन के माध्यम से होगा और वहां के लोकल लोगों के द्वारा होगा, वो सफल नहीं हो सका। अगले ही साल 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम आया। ये दोनों कार्यक्रम बुरी तरह से असफल हुए, तो इन कार्यक्रमों की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी, ठीक है ना, कि आखिर ये दोनों के दोनों कार्यक्रम जो इतने अच्छे कार्यक्रम थे, सरकार के मुताबिक इतने बढ़िया तरीके से वेल डिजाइन किए गए थे, लेकिन फिर भी ये असफल क्यों हुए। तो इनकी असफलता की जांच के लिए, और अगर भविष्य में भारत में हमें पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कैसी संरचना रहेगी, वो कितने स्तर पे रहेगा। तो इस वजह से बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति, ठीक है जी।
आइए, सब लोगों का स्वागत है किसमें भैया? बलवंत राय मेहता समिति में। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में इतना बेटा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ है 1956 में, 1956 में। और इस समिति ने जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं वो 1957 में की हैं। ठीक है, ध्यान रखना। गठन 1956 में, सिफारिशें 1957 में दी हैं। बलवंत राय मेहता समिति आखिर क्यों बनी? जब किसी भी समिति का गठन होता है तो उसके पीछे कारण होता है क्यों। ठीक है, हमें क्यों इस समिति के गठन की आवश्यकता पड़ी, उस समय की सरकार को क्यों लगा कि ये समिति गठित होनी चाहिए, क्या आवश्यकता थी। तो सबसे पहले ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की असफलताओं की जांच करने के लिए बनी थी। तो नंबर फर्स्ट ये क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की असफलताओं की जांच करने हेतु, असफलताओं की जांच करने हेतु इस समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या था बेटा? दूसरा ये था, इस समिति के गठन के पीछे का जो कारण था, सेकंड ये था कि हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कैसे स्थापित कर सकते हैं। अगर हमें भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करना पड़ा तो कैसे, उसकी संरचना कैसी होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सेकंड ये था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करते हैं तो किस प्रकार से, तो कुल मिलाकर तो इसको अपनी सिफारिशें देनी थी और इसने अपनी सिफारिशें दी और वो सिफारिशें इसने अपनी 1957 में दी। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले इस बलवंत राय मेहता समिति की जब हम सिफारिशों के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, इसकी जो सिफारिशें हैं, इनकी सिफारिशों में ठीक है, सबसे पहली सिफारिश ये है कि स्थानीय स्वशासन के लिए हमें ठीक है इन संस्थानों का गठन करना ही पड़ेगा। ये बोलते हैं कि कार्यक्रमों से काम नहीं चलेगा। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि कार्यक्रमों से काम नहीं चलने वाला, स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए हमें पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना पड़ेगा। स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए, स्वशासन को स्थापित करने के लिए करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना ही पड़ेगा। पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए साफ पंचायती राज संस्थाओं का गठन आवश्यक है। अब इन्होंने ये तो बोल दिया कि साहब स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का गठन आवश्यक है, लेकिन दूसरी जब बात इनसे ये कही गई कि साहब उसकी संरचना कैसी होगी, किस प्रकार की संरचना होगी, जिन पंचायती राज संस्थाओं को आप स्थापित करना चाहते हैं, तो वे बोलते हैं कि साहब 3 टियर, ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना होगी।
कौन बोलते हैं? यही बोलते हैं साहब आपके। वो बोलते हैं कि भैया जी इसके लिए हम त्रिस्तरीय संरचना को स्वीकार करेंगे, त्रिस्तरीय संरचना को स्वीकार करेंगे, त्रिस्तरीय संरचना को। इस त्रिस्तरीय संरचना में ठीक है होगा क्या? बेसिकली इस त्रिस्तरीय संरचना में कुछ इस तरह से होगा, प्लीज यहां पर फोकस करेंगे। इस त्रिस्तरीय संरचना में कुछ इस तरह से होगा। सबसे निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी। उसके बाद क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत के गठन का प्रावधान है, क्षेत्र पंचायत के गठन का प्रावधान है। और फिर सबसे ऊपर के स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। किसका बच्चे? जिला पंचायत का गठन किया जाएगा, जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। तो त्रिस्तरीय संरचना में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर यह था कि जो जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, ये जो जिला पंचायत होगी, इस जिला पंचायत का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होगा जिला पंचायत का, वो बेसिकली जिला मजिस्ट्रेट होगा, मतलब डीएम होगा, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, मतलब जिसको आप कलेक्टर भी बोल देते हैं, डीएम साहब। ठीक है, वो जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और बाकी का ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत होंगे। ये इसकी प्रमुख सिफारिश थी बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके लिए एक ट्रिक भी है, बलवंत राय मेहता, इनका जो पूरा नाम है वो बेसिकली 3 शब्दों के समूह से मिलकर बना है, बलवंत, राय और मेहता। बस समझ में आ रही? 3 शब्द हैं, एक बलवंत है, एक राय है, एक मेहता है। तो इसलिए ठीक है ना, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, इसलिए इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। यार ऐसा कमेंट मत किया करो। देखो कन्हैया कश्यप जी का कमेंट है, इस समय हालत बहुत खराब है सर जी, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं मैं, प्लीज सर जी। कैसे बेटा हालत खराब है मुझे बताओ। ठीक है ना, आप किस पद की तैयारी कर रहे हैं? किस पद की तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी कर रहे हैं साहब, ठीक है, यूपीएसआई दरोगा। और जब आप दरोगा बन जाने के बाद फील्ड में जाएंगे ना, तो ये जो आपकी समस्या है ना, ये आपको एक छोटी सी समस्या लगेगी। ये लगेगी कि मेरी जो जीवन में समस्याएं थी जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, ठीक है, पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, दरोगा के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो वो रत्ती भर भी नहीं थी। ठीक है, जो चैलेंजेस तब आपको फील्ड फेस करने पड़ेंगे जब आप फील्ड में आएंगे। तो ऐसे घबराना नहीं है, हौसला रखो, ठीक है, हिम्मत रखो, और प्रत्येक प्रकार की समस्याओं में कोई ना कोई समाधान का एक रास्ता होता है, और समाधान के उस रास्ते को खोजो। और सबसे बड़ी बात है, धैर्य रखो। ठीक है, ऐसे आप अपनी समस्या को किसी और को भी बताएंगे ना, मुझे बता दो या किसी को बता दो, कोई दुनिया में उसको सॉल्व करने वाला है नहीं। आपको अपनी समस्या खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, खुद ही, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो इन्होंने बेटा जो है ना, बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है, अपनी सिफारिशें दे दी। इनकी सिफारिशों में तो ये था बच्चे कि स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन बहुत आवश्यक है। ठीक है, बिना पंचायती राज संस्थाओं के गठन के कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने बोला त्रिस्तरीय संरचना को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये होगा, और जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होगा। बात समझ पा रही है? ग्राम पंचायत होंगे, क्षेत्र पंचायत होंगे, ये त्रिस्तरीय, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है। इसके बाद इन्होंने कहा कि पंचायतों को कार्य करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि पंचायतें विकास के कार्य करें, पंचायतों विकास के कार्य करें, तो पंचायतों को विकास के कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। विकास के कार्य करने के लिए पंचायतों को वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता होगी, वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता भी है। और अगर पंचायतों को वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, ठीक है, अपने विकास के कार्य करने के लिए, तो हमें पंचायतों को कर लगाने, ठीक है ना, शुल्क लगाने, चुंगी लगाने का अधिकार भी देना चाहिए। तो इन्होंने ये भी बोला कि पंचायतों को
ठीक है, कर, चुंगी और शुल्क लगाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, इसी में ये बोला गया कि पंचायतों को कर, शुल्क एवं चुंगी लगाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो पंचायत अपने वित्तीय संसाधनों को कहां से जुटा पाएंगे। ठीक है, नहीं तो पंचायत अपने वित्तीय संस्थानों को कहां से जुटा पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए पंचायतों को यह अधिकार तो मिलना ही चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये बात हो गई। इसके बाद जैसे ही इस समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, ये ध्यान रखना, जैसे ही ये समिति अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है तभी क्या होता है बेटा कि बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जो इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो सबसे पहले इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर हमने प्रायोगिक तौर पर 1958 में ही इस व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में लागू किया था। लेकिन मैंने क्या बोला, प्रायोगिक तौर पर, ये ध्यान रखना। तो सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर ठीक है ना, पंचायती व्यवस्था को कहां पर भैया जी, बोलो, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। कब किया गया था आंध्र प्रदेश में लागू? 1958 में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने इसको कहां पर भैया जी, आंध्र प्रदेश में 1958 में लागू किया। लेकिन वास्तविक रूप से जो इसको हमने लागू किया वो राजस्थान के नागौर जिले में किया था बच्चे, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, परंतु मैंने लिख दिया वास्तविक रूप से सर्वप्रथम इस व्यवस्था को वास्तविक रूप से सर्वप्रथम इस व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी नामक गांव में लागू किया गया इसी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और ये बात आप लिख लेना कि खुद बेटा यहां पर वगदरी नामक गांव में जवाहरलाल नेहरू ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया था। इस व्यवस्था का खुद जवाहरलाल नेहरू साहब ने रिबन काटा था और जवाहरलाल नेहरू ने बेटा इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो सर्वप्रथम वास्तविक रूप से कहां पर हुई थी ये, बोलो, सबसे पहले वास्तविक रूप से व्यवस्था कहां पर स्थापित हुई थी? तो ये व्यवस्था स्थापित हुई थी आपकी राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी नामक गांव में। बहुत प्रश्न पूछा जाता है तो आप बोल देंगे राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी नामक गांव में सबसे पहले इस व्यवस्था को वास्तविक रूप से लागू किया गया। लेकिन फिर बच्चे आंध्र प्रदेश जहां पर प्रायोगिक तौर पर लागू हुई थी, तो आंध्र प्रदेश में भी 11 अक्टूबर 1959 को इसे लागू कर दिया गया। 1959 में लागू कर दिया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। ये बात समझ में आ रही है? और ये लेक्चर सभी को लेना चाहिए।
लागू किया गया। ये लेक्चर सभी को लेना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे खाकी बैच में होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से जिन्होंने विनायक बैच लिया है दरोगा के लिए, वो खाकी बैच में होंगे। और जो खाकी बैच में बच्चे हैं उनको खाकी 2.0 ऐसे ही मिलेगा। खाकी बैच में मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी, पॉलिटी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी खाकी में, आपको याद होगा। लेकिन आपने खाकी बैच में केवल मेरी पॉलिटी ही पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, क्योंकि आपको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते ही कितने हैं, ठीक है, फिर भी उसको देख लेना एक बार, अभी मत देखना, ठीक है। जब एग्जाम हो जाए यूपीपी का तो आप जो है ना यूपीपी के एग्जाम के बाद उनको देख लेना, फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत जरूरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी। या फिर ठीक है अभी आप उनके प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई है वो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी मैंने पढ़ाई है उसमें, ठीक है। पॉलिटी तो उसमें है ही, पॉलिटी की तो आप लोग चर्चा करते ही हो कि सर बहुत अच्छी है। खाकी में, विनायक में, ठीक, उससे ज्यादा डीप है, ये सब लोग जानते हैं खाकी की, विनायक में मैं डीप पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब खाकी 2.2 में मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और ज्योग्राफी की जो मेरी क्लास होगी पहली, वो सुबह 10 बजे होगी यूट्यूब पर, है ना। तो जो लोग खाकी 1.2 में है, ठीक है, या फिर बेसिकली खाकी 2.0 में वो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो कल से ही सुबह 10 बजे से सब लोग आ जाना, आप सब लोग, ठीक है, सब लोग, या जिनको मेरी ज्योग्राफी पढ़नी है वो भी आ जाना उसमें, ठीक है जी, ध्यान रखना ये बात। तो सब लोग आ जाना और सब लोग आके बेटा उसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। सुबह 10 बजे मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे सुबह मिलोगे, सुबह 10 बजे ज्योग्राफी के, ठीक है, लेक्चर में मिलोगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोनों लोग, ठीक है। 3 लेक्चर मैं आपकी लगभग मैं, ठीक है, 1 से ज्यादा यूनिट कंप्लीट करा दूंगा डेमो लेक्चर्स में, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होती है ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए, तो भैया जी आंध्र प्रदेश में भी 11 अक्टूबर 1959 में इसको लागू किया गया, और उसके बाद 1960 में इस व्यवस्था को 3 राज्यों में लागू किया गया। 1960 में इस व्यवस्था को 3 राज्यों में लागू किया गया, 3 राज्यों में लागू किया गया, 3 राज्यों में लागू किया गया 1960 में इस व्यवस्था को। और उन 3 राज्यों को आप कैसे याद करेंगे, तो उसकी बेटा एक ट्रिक है, क्या है, KAT, ये ट्रिक है, कैट, KAT, सी नहीं, कैट, KAT। तो 3 राज्यों में उसको स्थापित किया गया, ठीक है ना, KAT 1960 में ही। उसके बाद तो बेटा बहुत सारे राज्यों ने, ठीक है, इस व्यवस्था को आधार बनाते हुए अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, फिर तो बहुत सारे राज्यों ने की, ठीक है ना। इसी बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को आधार बनाते हुए उन्होंने अपने राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की। लेकिन ये बलवंतराय मेहता समिति जो थी, ये कोई बेटा एक, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था थोड़ी नहीं थी कि प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही लागू करनी है, ऐसा तो जरूरी नहीं था। तो बेटा किसी राज्य ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की, जैसे पश्चिम बंगाल ने, किसी राज्य ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की, जैसे राजस्थान ने और उत्तर प्रदेश ने। कईयों ने केवल 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही लागू की, ठीक है, जिसमें असम भी था, ठीक है, महाराष्ट्र भी था, गुजरात भी था, केवल 2 स्तरीय थी, ठीक है, तो ऐसे भी था। तो ध्यान रखना, तो 1960 में इस व्यवस्था को 3 राज्यों में लागू किया गया, K फॉर कर्नाटक, A फॉर असम, और T फॉर ये तेलंगाना, कौन बोल रहा है, तब तेलंगाना था, तेलंगाना 2014 में बना है। T फॉर तमिलनाडु है ये, ठीक है, सुधर जाओ तमिलनाडु में इसको लागू किया गया। बस इतनी सी बात है बलवंतराय मेहता समिति के बारे में। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है, बड़ी दिलचस्प कहानी है अशोक मेहता समिति की। एक बहुत बड़ी समिति बनाई थी बेटा ये, ठीक है ना। देखो तभी क्या था, जब ये अशोक मेहता समिति गठित हुई थी, तो इसका गठन हुआ था 1977 में, अशोक मेहता समिति का 1977 में, और 1977 में नई नई जनता पार्टी की सरकार बनी थी जी बेटा। तो 1977 में जो है क्या था, 1977 में नई नई जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की जो सरकार थी, ठीक है, उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो पूर्व में इंदिरा गांधी के कार्यों के विपरीत थे, और वो अच्छे भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि जनता पार्टी की सरकार के समय में 44वां संविधान संशोधन 1978 लागू हुआ था। इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आपने देखा होगा कि कितनी सारी व्यवस्था जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे भारत की
राज व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण स्वरूप को कम करने का प्रयास करती थी। मतलब हमारे भारत के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा थी। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने जोड़ी थी, उनको 44वें संविधान संशोधन में या तो मॉडिफाई किया गया, खत्म किया गया। जैसे 44वें संविधान संशोधन के आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपात की घोषणा नहीं होगी। बोलो है कि नहीं कि 44वें संविधान संशोधन के आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं हो सकती। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी प्रस्ताव को एक ही बार में मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए दूसरी यात्रा के लिए लौटा सकते हैं, है ना। मैं एक प्रश्न देख रहा हूं बहुत देर से, एक कॉमन सा प्रश्न है बच्चों का, पॉलिटी कब खत्म होगी। एक प्रश्न, कॉमन सा प्रश्न मैं लिखकर आपको दे देता हूं सभी को, ठीक है ना। 31 दिसंबर तक पूरी पॉलिटी, ठीक है ना, पूरी पॉलिटी 31 दिसंबर तक आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक एक प्रोविजन, एक एक प्रावधान कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, और 44वें संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, उसको हमने एक लीगल राइट बना दिया इसी से। बहुत अच्छे अभी ने बताया है, हाँ, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए। तो 1977 में क्या हुआ, 1977 में बाबू जनता पार्टी की सरकार बनी। और जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों का स्वरूप कैसा होगा, इसके लिए एक अशोक मेहता समिति गठित की। ये 13 सदस्यीय समिति थी, अशोक मेहता समिति। और वास्तव में जो इसकी सिफारिशें थी वो ऐसी थी कि जिनको लागू करवाना व्यवहारिक नहीं था। चलिए, तो क्या थी अशोक मेहता समिति का गठन, ठीक है, 1977 में हुआ। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ठीक है, इस समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन किया गया किसके द्वारा बेटा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो समिति गठित हुई है, इस समिति का गठन किया गया है साहब किसके द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। कब, ठीक है ना, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इस समिति को गठित किया है, ठीक है। अब ये अशोक मेहता समिति थी जो अशोक मेहता साहब के नेतृत्व में गठित हुई थी। और ये ध्यान रखना है, केवल इसी समिति के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि यह एक 13 सदस्यीय समिति थी, बाकी किसी अन्य के बारे में नहीं पूछा गया। क्यों, क्योंकि एक बड़ी समिति थी, तो इसलिए 13 सदस्यीय समिति थी। और इस समिति को, ठीक है ना, ये अनुशंसाएं थोपी गई थी कि वो बताए कि भारत में पंचायतों का स्वरूप कैसे हो सकता है। तो इस समिति को क्या बताना था, इस समिति को बताना था कि अगर भारत में पंचायतें गठित होती हैं तो पंचायतों का क्या स्वरूप होगा, ठीक है। पंचायतों के स्वरूप को परिभाषित करना था इस समिति को, पंचायतों का स्वरूप कैसा होगा, स्वरूप और, ठीक है, उनका क्रियान्वयन, ठीक है, फंक्शंस एंड स्वरूप ऑफ पंचायत। तो ये इनको बताना था। तो देखो एक ट्रिक होती है, इनके नाम में, ठीक है, दो ही शब्द हैं, एक अशोक और मेहता, है ना, एक अशोक और दूसरा मेहता। तो इसलिए, ठीक है, जो अशोक मेहता साहब हैं ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात करते हैं। कितनी स्तरीय, द्विस्तरीय, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो है साहब अशोक मेहता साहब, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात कही। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात कही, पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात कही। इन्होंने बोला कि भाई द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना चाहिए, ठीक है साहब। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई साहब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो जाना चाहिए जी। कितने का साहब, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था गठन। अब दो स्तर में कौन कौन से स्तर होंगे, तो इन्होंने सबसे निचले स्तर पर एक नया मंडल बनाने की बात करी जिसको मंडल पंचायत बोला गया। अब ये मंडल वो नहीं है
ये मंडल वो नहीं है जो जिलों के ऊपर होता है, आप इसको वो वाला डिवीजन मत समझ लेना, ठीक है, ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सबसे निचले स्तर पर मंडल पंचायत होगा, सबसे निचले स्तर पर मंडल पंचायत, और उसके बाद जिला पंचायत होगा, जिला पंचायत होगा। तो 2 स्तर हुए कि नहीं, आप ही बताओ, 2 स्तर हुए कि नहीं, आप ही लोग बताएंगे सर 2 स्तर हुए, बिल्कुल हुए सर, 2 स्तर हुए। सबसे निचले स्तर पर क्या हुआ, सबसे निचले स्तर पर मंडल पंचायत हुआ, और उसके ऊपर आपका क्या हुआ, जिला पंचायत हुआ। तो सबसे निचले स्तर पर मंडल पंचायत, तो मंडल पंचायत जो है वह पंचायतों का सबसे निचला स्तर होगा, ये सबसे निचला स्तर होगा पंचायतों का, ठीक है जी, ध्यान रखना है मंडल पंचायत। तो मंडल पंचायत जो होगा बाबू, मंडल पंचायत होगा पंचायतों का सबसे निचला मंडल। ये आमतौर पर बोला गया कि 10 से 15 गांव का एक समूह होगा, 10 से 15 गांव का एक समूह होगा, गांव का एक समूह होगा, ठीक है, ये जो मंडल पंचायत होगा, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार की जनसंख्या होगी, 15 से 20 हजार की जनसंख्या होगी, 20 हजार की जनसंख्या होगी, जनसंख्या होगी। और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा, जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा, जिला स्तर पर। इन्होंने भी बोला कि जिला पंचायत का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा वो डीएम ही होगा, ये भी बोला। लेकिन इस पंचायत की मतलब इस समिति की जो रिकमेंडेशंस थी, इस समिति की रिकमेंडेशंस कुछ आड़ी तिरछी थी। ये समिति क्या बोलती है, ये समिति बोलती है कि साहब पंचायतों के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को भी पार्टिसिपेशन की फुल स्वीकृति होनी चाहिए, फुल छूट होनी चाहिए। मतलब राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्हों का प्रयोग करें और खुद पंचायतों के चुनाव में पार्टिसिपेट हो, ठीक है, पंचायतों के चुनाव में, ठीक है, पार्टिसिपेट करें। तो इसने मतलब वक्त और जज्बात बदलने वाली बात कर दी अशोक मेहता समिति ने, है ना। मतलब तुम सोच के देखो क्या बोल रही है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता बोल रहे हैं साहब कि राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल को इस बात की स्वतंत्रता हो कि वह चुनाव चिन्हों का प्रयोग कर सके, चुनाव चिन्हों का प्रयोग कर सके, ठीक है, और पंचायतों के इलेक्शन में, पंचायतों के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके, पंचायतों के चुनाव में पार्टिसिपेशन कर सके, ठीक है सर, चुनाव में, ठीक है ना, सहभागिता कर सके, पार्टिसिपेशन कर सके। अब जब पंचायतों का चुनाव होगा तो चुनाव कराने के लिए कोई संस्था तो होगी। अगर पंचायतों का चुनाव होगा बाबू तो चुनाव कराने के लिए कोई ना कोई तो संस्था होगी। तो फिर ये अशोक मेहता समिति बोलती है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसी की देखरेख में अन्य संस्था इनके चुनाव करवाई, ठीक है, उसी की सुपरविजन में, ऐसा बोला गया, उसी की देखरेख में कोई अन्य संस्था हो जो इनका चुनाव करवाएगी, पंचायतों का चुनाव करवाएगी। कोई अन्य संस्था बेटा क्या करवाएगी, कोई अन्य संस्था पंचायतों का चुनाव करवाएगी, पंचायतों का चुनाव करवाएगी, पंचायतों का चुनाव करवाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो भारत निर्वाचन आयोग, मैं फिर से बोल रहा हूं सर, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में, समझिएगा, भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में एक ऐसी अन्य संस्था होगी जो पंचायतों का चुनाव करवाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होगी कोई अन्य संस्था होगी जिसका साफ काम होगा पंचायतों का चुनाव करवाना, है ना। इसने भी ये बोला कि भैया जी पंचायतों को वित्तीय स्थिरता मिलनी चाहिए। मैं यहां लिख दूं बेटा अन्य सिफारिश है, ठीक है, आप लोग प्लीज अलाउ करो, यहां लिख दो, जिससे कि, ठीक है ना, एक समिति की पूरी सिफारिश एक पेज पर ही आ जाए, हमें दूसरे पेज पर ना जाना पड़े, एक पेज पर ही आ जाए, ठीक है। तो इसने भी बोला कि भैया जी पंचायतों को वित्तीय स्थिरता मिलनी चाहिए, पंचायतों को वित्तीय स्थिरता मिलनी चाहिए। और अगर पंचायतों को वित्तीय स्थिरता मिलनी चाहिए तो इसके लिए पंचायतों को, ठीक है, कर, शुल्क और चुंगी लगाने का अधिकार मिलना चाहिए, चुंगी लगाने का अधिकार मिलना चाहिए पंचायतों को, ठीक है। ये राइट होनी चाहिए कि पंचायत कम से कम अपने विकास कार्यों के लिए फंड की व्यवस्था खुद कर सकें।
हालांकि राज्य तो उनको फंड देगा ही देगा, राज्य तो फंडेड करेगा ही करेगा, लेकिन कम से कम वो ठीक है खुद ही इनकी व्यवस्था कर सकें अपने आप। ये बात समझ में आई एक बार? देखिए एक बार थम्स अप कर दो अगर आपको समझ में आ गई। अशोक मेहता समिति में बिल्कुल भी तेज तेज नहीं चला, एक बार बता दे रहा हूं। गठन 1977 में हुआ, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। 13 सदस्यीय समिति थी। पंचायतों के स्वरूप और उनके क्रियान्वयन पर इसको अपनी एक रिपोर्ट सौंपनी थी। देखिए इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होने की सिफारिश की। इसने बोला कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना चाहिए। सबसे निचले स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए। ये जो मंडल पंचायत है ये 10 से 15 गांव का एक समूह हो। ये मंडल पंचायत जो हो बच्चे, ये 10 से 15 गांव का एक समूह हो, ठीक है, जो कि 15 से 20 हजार की जनसंख्या का रखता हो। जिला स्तर पर जिला पंचायत हो। इसके बाद राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्हों के प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना, इन पंचायतों के चुनाव में पार्टिसिपेशन की पूरी स्वतंत्रता मिले। भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में एक अन्य संस्था इनका चुनाव करवाए और इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए इनको राइट मिलना चाहिए संस्थाओं को कि वे टैक्स, ड्यूटी और चुंगी लगा सकें। चुंगी का मतलब स्थानीय कर होता है यार, स्थानीय कर, चुंगी। इंग्लिश में हम लोकल टैक्स बोल सकते हैं। अरे यार एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, फिर आगे जीवी की राव समिति पर चलें। बेटा 1977 में गठित हुई और उसी साल इसने अपनी सिफारिश दे दी लास्ट में। अलीगढ़ में है एटा चुंगी। हाँ, वो एटा चुंगी क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है, वहां पर एटा जाने वाले व्यापारी जो थे, ठीक है, जो एटा जाते थे व्यापार करने के लिए, या जो एटा से आने वाले व्यापारी थे, तो ब्रिटिश पीरियड में अलीगढ़ में वहां पे बेटा उनसे टैक्स वसूल किया जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता था, इसलिए वो एटा चुंगी। बिल्कुल सही बात कह रहा है, अलीगढ़ में है एटा चुंगी। नहीं यार, तुम्हें पढ़ाया नहीं टैक्स और टैक्स में और शुल्क में अंतर होता है? तुम्हें पढ़ाया कि नहीं इकोनॉमी में कि देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? ये बताओ मुझे, फिर मैं बताता हूं कि क्या अंतर है। देखो चुंगी एक लोकल टैक्स है, ठीक है, चुंगी लोकल टैक्स है, लेकिन जो टैक्स और ड्यूटी है, मतलब जो कर और शुल्क है, उसमें बहुत अंतर है कर और शुल्क में। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। जीवी की राव समिति, आगे चल रहे हैं हम। जी वी के राव, जी वी के राव समिति, ये 1985 में गठित हुई है और इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। जी ठीक है, जीवी के राव समिति। चलिए देखो मैं बता देता हूं आपको। देखो टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में भुगतानकर्ता को कुछ भी नहीं दिया जाता। जैसे मैंने सरकार को टैक्स दिया, जैसे लाइक इनकम टैक्स दिया मैंने सरकार को, या फिर मैंने कॉर्पोरेट टैक्स दिया। ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं सेंट्रल के। इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, उपहार कर हो मतलब गिफ्ट टैक्स हो, या फिर आपका क्या नाम है, ठीक है, ये हो गए। तो ये 2-3 है बेसिकली, कॉर्पोरेट टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, उपहार कर हो, ठीक है ना। तो ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस है। तो टैक्सेस का मतलब ये होता है कि टैक्सेस के बदले में भुगतान करता को, मैंने जैसे सरकार को इनकम टैक्स दिया
तो सरकार मुझको कुछ भी नहीं देगी बदले में। तो टैक्स एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में भुगतानकर्ता को कुछ भी नहीं मिलता। मैंने दिया, सरकार मुझे थैंक यू भी नहीं बोलेगी। इनफैक्ट जब मैं इनकम टैक्स जमा करने जाता हूं, अब तो ऑनलाइन हो गया, ठीक है, पहले हमारे पिताजी वगैरह जब ऑफलाइन जमा करने जाते थे इनकम टैक्स ऑफिस में इनकम टैक्स को, तो वहां पर जो बाबू बैठा रहता था ऐसे गुटका चबाते हुए, हाँ इनकम टैक्स जमा करना, अच्छा लो भरो फॉर्म, कर दो, लिख दो ये और वो, पे स्लिप लगा दो, हाँ ठीक है, थैंक यू तक नहीं बोलते थे। अब तो आप जब ऑनलाइन करते हैं तो जब आपका इनकम टैक्स सबमिट हो जाता है तो जो वेबसाइट है भारत सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ठीक है, वो थैंक यू बोल देती है, ठीक है ना, वो थैंक यू बोल देती है कि थैंक यू फॉर योर, ठीक है, आपका ये जो टैक्स है ये देश की उन्नति और तरक्की में काम आ रहा है। शुल्क क्या है? शुल्क एक ऐच्छिक भुगतान होता है। ड्यूटी इज अ, ठीक है, ऐच्छिक भुगतान, ठीक है, जिसके बदले में भुगतानकर्ता को मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, फ्री में नहीं होता शुल्क, ठीक है, भुगतानकर्ता को मिलेगा। जैसे, ठीक है, जो टोल टैक्स आप बोलते हो ना, टोल टैक्स, एक्चुअली वो टैक्स नहीं है, वो ड्यूटी है, ठीक है। आप बेहतरीन से हाईवे पे या एक्सप्रेस वे पे अपनी कार 100-125 की स्पीड पे चला रहे हो तो सरकार ने आपको सेवा दी है, ठीक है, आप उसी सेवा के तहत चला पा रहे हो तो बदले में आप सरकार को ड्यूटी दे रहे हो, ठीक है, ऐसी कस्टम ड्यूटी होता है ना। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। आइए जीबी के राव समिति 1985 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये जो है ये योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह समिति गठित हुई है। योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर, योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस समिति का गठन किया गया है। आधार पर समिति का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए तो सुबह 10 बजे मिलेंगे बेटा सब लोग यूट्यूब पर, ठीक है ना, प्रॉमिस करो मुझसे सुबह 10 बजे मिलोगे, ठीक है ना सर। तो ये समिति जो है वो योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1985 में समिति गठित की गई। लेकिन इस समिति ने अपनी सिफारिशें, ठीक है, जब दी, ठीक है, तो क्या था, देखो ये जो जीवी की राव है, ठीक है, इनका जो नाम है ना, ये नाम 4 शब्दों से मिलकर बना है, जीवी के राव। तो एक ट्रिक हो गई कि इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात कही। तो ये भी एक ट्रिक हो गई कि जीवी के राव साहब ने बेटा क्या किया, जीवी के राव साहब ने 4 स्तरीय, कितने बच्चे, 4 स्तरीय, 4 टियर, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात कही। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात कही, पंचायती राज संस्थानों के गठन की बात कही, संस्थानों के गठन की बात कही, गठन की बात कही, इन्होंने बात कही, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो जीवी की राव साहब है, जीवी की राव साहब 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात करते हैं। तो जीवी के राव साहब सब कितनी स्तरीय, 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात करते हैं। अब वो 4 स्तर कौन कौन से होंगे, तो वो बोलते हैं कि सबसे निचले स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, ठीक है। तो गांव के स्तर पर क्या होगी, गांव के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। चलिए ठीक है, तो इन्होंने बोला बेटा कि सबसे निचले स्तर पर क्या होगी, ग्राम पंचायत, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत के बाद, ठीक है, जो अगला स्तर होगा, ग्राम पंचायत के बाद जो अगला स्तर होगा, ऐसे लिख देता हूं आगे, मंडल पंचायत। मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो, हाँ। तो ग्राम पंचायत के बाद जो अगला स्तर होगा सर वो मंडल पंचायत होगा। मंडल पंचायत के बाद फिर जिला पंचायत होगा, जिला पंचायत। देखो इन्होंने मंडल पंचायत कुछ नहीं था,
ठीक है। इनके मंडल पंचायत को आप वो वाला मंडल पंचायत मत समझना जो अशोक मेहता वाला था, नहीं नहीं, इसका मंडल पंचायत वो अशोक मेहता वाला मंडल पंचायत था ही नहीं। ठीक है, इनका मंडल पंचायत था, ठीक है ना सर, क्षेत्र पंचायत, जो बलवंत राय मेहता समिति वाला क्षेत्र पंचायत था ना, वो एक्चुअली इनका मंडल पंचायत था, बस उसका नाम इन्होंने मंडल पंचायत कर दिया क्षेत्र पंचायत का। और इन्होंने जिला पंचायत के ऊपर भी राज्य स्तर पर एक परिषद के गठन की बात करी जिसका नाम राज्य परिषद था, स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद। तो उन्होंने बोला कि राज्य स्तर पर भी एक परिषद का गठन होना चाहिए और उसका नाम इन्होंने राज्य परिषद दिया, राज्य परिषद दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जिला पंचायत के जो सभी प्रमुख कार्य थे, जिला पंचायत के जितने भी प्रमुख कार्य होंगे, विकास के कार्य होंगे जो पंचायतों से संबंधित होंगे, उसको एक जिला विकास आयुक्त को देने की बात कही। ये जिला विकास आयुक्त जो है वो जिले के विकास के कार्यों का प्रभारी होगा। ठीक है, तो जिला पंचायत के सभी कार्य जिला विकास आयुक्त को दिए जाएंगे, जिला विकास आयुक्त को दिए जाएंगे, आयुक्त को दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जिले के विकास के समस्त कार्यों का प्रभारी होगा, ये एक जिले के समस्त विकास के कार्यों का प्रभारी होगा, समस्त विकास के कार्यों का प्रभारी होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक जिले के समस्त विकास के कार्यों का प्रभारी बच्चे कौन होगा? जिला विकास आयुक्त होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद इन्होंने बोला कि इस संस्थाओं के चुनाव भी होने चाहिए, नियमित चुनाव होने चाहिए, इन संस्थाओं के नियमित चुनाव होने चाहिए, नियमित चुनाव होने चाहिए। इसके लिए एक हमें पृथक निर्वाचन आयोग की आवश्यकता है, मतलब भारत निर्वाचन आयोग से अलग एक अलग निर्वाचन आयोग हो, ठीक, वो इनके चुनाव कराए, एक अलग निर्वाचन आयोग हो जो इनके चुनाव कराए। तो इनके नियमित चुनाव होने चाहिए। इसके बाद इन्होंने पंचायतों में आरक्षण की भी बात कही। उन्होंने बोला इस समिति ने कि पंचायतों में एससी एसटी और ठीक है पिछड़े वर्गों को और खासकर एससी एसटी को आरक्षण होना चाहिए, एससी और एसटी को आरक्षण होना चाहिए, स्पेशली एससी एसटी के आरक्षण की बात कही। इसके बाद पंचायतों को वित्तीय स्थिरता मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, वित्तीय स्थिरता, और इसके लिए भी एक पृथक आयोग बनना चाहिए, पृथक आयोग बनना चाहिए। तो ये सारी सिफारिशें जो हैं ये आपकी जीवी की राव समिति की थी। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी सिफारिशें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जीवी की राव समिति, प्रमुख बात यह है कि जीवी की राव समिति एक 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात करती है कि भाई पंचायती राज संस्थाएं 4 स्तरीय होनी चाहिए। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर, मंडल पंचायत क्षेत्र पंचायत जैसी है, ठीक, ब्लॉक स्तर पर, देखिए बलवंत राय मेहता समिति वाली। फिर एक जिला पंचायत जिसके सभी कार्य जिला विकास आयुक्त को सौंप दिए जाए, ये जिले के समस्त विकास के कार्यों का प्रभारी हो। और फिर राज्य परिषद हो, क्या हो बेटा? राज्य परिषद हो। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद फिर नेक्स्ट 1986 में अगली समिति बनती है जिसका नाम होता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसको LM सिंघवी समिति कहेंगे, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति मतलब बोले तो सर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, सिंघवी समिति 1986 में ये समिति फॉर्म होती है। इस समिति की बेटा देखिए एक ऐसी विशेषता है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, मतलब एक खासियत है इस समिति के पास जो पूछी जाती है प्रत्येक प्रकार के एग्जाम में। सबसे पहले ये वो समिति है जिसने कहा कि ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं ना कि पंचायतों में इतना स्तर होना चाहिए, ये स्तर होना चाहिए, वो स्तर होना चाहिए, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले अगर जरूरत है तो वो ये कि हम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दें। बात समझ में आ रही है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है। जी हाँ बेटा, है ना? तो ध्यान रखना इस समिति की सबसे पहली सिफारिश ये थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है और पंचायतों से संबंधित मामलों को हल करने के लिए एक जुडिशियल अथॉरिटी भी होनी चाहिए राज्य स्तर पर। ठीक है, एक न्यायाधिकरण, एक न्याय प्राधिकरण होना चाहिए। जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब न्याय प्राधिकरण हुआ। तो मतलब ये समिति क्या बोलती है? सबसे पहले ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी समिति है जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि साहब वो आखिर कौन सी समिति है
जिसने सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही वो यही है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। आप इंपोर्टेंट क्लिक करेंगे, किसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। ठीक है जी, तो इंपोर्टेंट क्लिक करेंगे क्या भैया जी, कि इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, देने की बात कही, देने की बात कही। नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, ठीक है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि साहब इसने पंचायतों को, ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की बात की कि अब हमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। ठीक है, पंचायतों को जी। नेक्स्ट अगला, हमें पंचायतों से संबंधित मामलों को हल करने के लिए, पंचायतों से संबंधित मामलों को हल करने के लिए, मामलों को हल करने के लिए, हल करने के लिए एक राज्य स्तर पर संस्था होनी चाहिए। करने के लिए राज्य स्तर पर एक संस्था होनी चाहिए, राज्य स्तर पर संस्था होनी चाहिए जो पंचायतों से संबंधित मामलों को हल करे। ठीक है, और पंचायतों से संबंधित मामलों को हल करने के लिए जो राज्य स्तर पर संस्था होगी बेटा, ठीक है, वो बेसिकली एक न्यायिक प्राधिकरण होगी, एक जुडिशियल अथॉरिटी होगी। न्यायिक प्राधिकरण, जुडिशियल अथॉरिटी, एक न्यायिक प्राधिकरण होगी, एक जुडिशियल अथॉरिटी होगी, न्यायिक प्राधिकरण। ठीक है, हाँ। अब कभी कभी पूछा जाता है कि वो कौन सी संस्था है जिसने, ठीक है ना, 3 से 4 गांव पर एक न्याय पंचायत के गठन की बात करी। अगर ये आपसे पूछे कि साहब वो आखिर कौन सी ऐसी संस्था है जो कहती है कि 3 से 4 गांव पर एक न्याय पंचायत होनी चाहिए बेटा, तो 3 से 4 गांव पर एक न्याय पंचायत होनी चाहिए, उसकी बात करने वाली अशोक मेहता समिति है। ठीक है, मैं अशोक मेहता समिति में लिख देता हूं, कहां है अशोक मेहता, जिसने 3 से 4 गांव पर एक न्याय पंचायत की बात कही थी। ठीक है, मुझे याद आ गया, गांव पर एक न्याय पंचायत होनी चाहिए, न्याय पंचायत। तो 3 से 4 गांव पर एक न्याय पंचायत हो, इसकी बात इसी ने कही। और न्याय पंचायत के पास बेटा कुछ अधिकार होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो जो है ना दीवानी और फौजदारी मामलों को बहुत अच्छे से टैकल कर सके। ठीक है साहब, तो इसने बोला, इसके बाद इसने वही बात बोली कि एक राज्य निर्वाचन आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो जो पंचायतों के नियमित चुनाव कराए, जो पंचायतों के निर्वाचन चुनाव कराए, लेकिन नियमित चुनाव कराए। एक राज्य वित्त आयोग हो जिसकी सिफारिशों पर पंचायतों को, ठीक है, वित्तीय स्थिरता प्राप्त हो। और साथ ही साथ इसने, ठीक है ना, आरक्षण की भी बात कही, इसने पंचायतों में आरक्षण की भी बात कही। इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं, है ना, इस पॉइंट को आप डिटेल में लिख सकते हैं कि जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, LM सिंघवी समिति, उन्होंने बच्चे राज्य निर्वाचन आयोग, जिससे कि पंचायतों के नियमित चुनाव हो सके, जैसे राज्य विधानमंडल के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, ऐसे ही पंचायतों के नियमित चुनाव हो सके, नियमित चुनाव हो सके, पारदर्शी चुनाव हो सके। ठीक है, वित्त आयोग हो जिसको बेटा, जिससे कि पंचायतों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, वित्तीय स्थिरता प्राप्त हो, स्थिरता प्राप्त हो। और आरक्षण, इसमें आरक्षण में SC ST, और इसने पंचायतों में महिलाओं को भी आरक्षण देने की बात करी। इसने बोला कि साहब SC ST ही नहीं बल्कि पंचायतों में महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। अब इसी बात पे सब लोग एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, तभी आगे बढ़ूंगा। एक बार कर दो थम्स अप कि यहां से बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब एक लास्ट पी की थुंगन समिति बची है, उसी को देखना है। सबसे पहले थम्स अप अभी ने किया है, फिर दुर्गेश हैं, सत्यम तिवारी हैं,
गौरव शर्मा है, आकाश है, आशीष है, नीतू है, शिवशंकर है, ठीक है, साइन जहां है, शिखा, मनीषा, अलका, शर्वेश, अभी, दीपिका, सारस्वत गंगवार, सारस्वत कटियार, राजकुमार यादव। चलिए बहुत सारे बच्चे हैं। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे तेरे सपने बिखर के। देखो बेटा, जब कोई भी दिल तोड़ जाए ना, तो ये गाना गाना, ठीक ना, जो मैं गा रहा हूं अभी। हालांकि मेरा दिल नहीं टूटा, लेकिन तुम लोगों का बहुत टूटता है, ठीक है ना। मेरे पास मैसेज भी पड़े इंस्टा पे पर्सनली कि सर क्या करूं, अभी अभी ब्रेकअप हो गया, ओवर नहीं पा रहा हूं तो फिर क्या है, तसल्ली दे सकते हो अपने आप को, ये गाना गाओ कि मेरी भीगी भीगी सी। अब मैं गा के सुनाता हूं। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे तेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के विलन को, अनामिका तू भीतर से। अब यहां पे अनामिका की जगह जो भी नाम है वो नाम रख लेना। क्या बात है, मतलब बच्चे बोले सर आप समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कभी नहीं छोड़ता मैं समझाने में कोई कसर, ठीक है। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर आप, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लास देख रहे हो ना, ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास है, अगर ऑफलाइन होती ना, तो ऑफलाइन तो ऐसी क्लास होती है मेरी कि बच्चा कॉपी पेन लेकर नहीं आता था जब मैं पढ़ाता था ऑफलाइन। तो ये मेरी क्लास की खासियत थी, ये फेमस थी ये बात कि अगर उनकी क्लास में जा रहे हो कॉपी पेन लेके ही मत जाओ, कुछ ठीक है लिखाते ही नहीं है, क्लास में याद करवा के भेज देते हैं, है ना। तो बच्चे क्या करते थे, रिकॉर्डिंग चला लेते थे। मेरे जहां पे मैं बोलता था तो माइक के पास में अपने फोन को रिकॉर्ड करके रख देते थे, रिकॉर्डिंग चलती थी बच्चों की, बस इतना चलता था और वाकई का मजे से एंजॉय करते थे क्लास को, है ना। तो कोई बात नहीं, अब ऑनलाइन है तो अब लिख के बता देते हैं सारी चीजों को। तो एलएम सिंघवी समिति आ गई। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट पी के आएंगे, ठीक है। आपने सुना है ना पी के है क्या, तो पी के थुंगन साहब आएंगे, पी के थुंगन समिति, थुंगन समिति, ठीक है, 1988 पी के थुंगन समिति। तो आइए पी के थुंगन समिति के बारे में चर्चा करते हैं। चलो आप, ठीक है, आइए। पी के थुंगन समिति 1988 में गठित हुई। अब ये समिति जो है बहुत महत्व की समिति हो जाती है। पी के थुंगन समिति क्यों हो जाती है मैं आपको बताता हूं कि साहब ये जो पी के थुंगन समिति है ना, ठीक है, इसने फिर से वही बात दोहराई, ठीक है ना। ये 1988 में गठित की गई थी सरकार के द्वारा कि हम पंचायतों को किस प्रकार से भारत में स्वायत्त प्रदान कर सकते हैं, हम भारत में किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करके, ठीक है ना, उसको आधार पर स्थानीय स्वशासन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पी के थुंगन समिति 1988 में गठित हुई। अब ये जो पी के थुंगन समिति थी, ये पी के साहब थे, ठीक है, जिनकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई। तो सबसे पहले इस समिति ने बोला कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। वही लक्ष्मीमल सिंघवी वाली बात कही, क्या कही कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, प्राप्त होना चाहिए। तो सब सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो, ठीक है। इसके बाद तो उसने वही बातें कही, क्या सर, पंचायतों के लिए एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग हो, इसने स्ट्रिक्टली बोला अलग से एक राज्य निर्वाचन आयोग हो, ठीक है। पंचायतों के लिए अलग से एक राज्य वित्त आयोग हो, राज्य वित्त आयोग हो, ठीक है ना। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था हो, आरक्षण की व्यवस्था हो पंचायतों में, ठीक है सर। तो पंचायतों में क्या हो बेटा, पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था हो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले, पंचायतों के लिए एक पृथक
ठीक है सर, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग हो। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की संरचना केंद्र की समान होगी। ठीक है, इनकी संरचना बेसिकली, ठीक है ना, केंद्र की समान होगी, केंद्र के समान, ठीक है, शक्तिशाली बनाए जाएंगे। इस बात की इन्होंने सिफारिश की थी कि इनको हम केंद्र के समान पावरफुल बनाएंगे, ऐसे ढीले ढाले नहीं बनाएंगे। पता पड़े कि बन गई संस्था, बन जाने के बाद भी इनका अपना कोई महत्व नहीं है। ठीक, बन गई और बन जाने के बाद इनका कोई अपना महत्व है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं होगा, इनको केंद्र के समान पावरफुल, केंद्र के समान इनको शक्तिशाली बनाया जाएगा। ठीक है जी, इनको भैया जी किसके, केंद्र के समान शक्तिशाली बनाया जाएगा, केंद्र के समान इनको पावरफुल बनाया जाएगा, शक्तिशाली बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो संस्था होंगी स्पेशली, और इन्होंने ये बोला कि जो पंचायत व्यवस्था होगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रावधान। तो इन साहब ने बोला कि जो पंचायत व्यवस्था होगी ना, जो पंचायती राज व्यवस्था होगी, ठीक है, उसके कुछ प्रावधान ऐसे होंगे, सम प्रोविजंस, कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जो अनिवार्य प्रावधान होंगे, अनिवार्य प्रावधान होंगे, अनिवार्य प्रोविजंस होंगे, अनिवार्य प्रावधान होंगे। ठीक है ना, तो सभी राज्यों को उसी के आधार पर, ठीक है, पंचायतों का गठन करना है। कुछ प्रावधान अनिवार्य प्रावधान होंगे मेरे प्यारे बाबू, कुछ प्रावधान कैसे होंगे, तो कुछ प्रावधान अनिवार्य प्रावधान होंगे। ठीक है, उन्हीं के आधार पर, ठीक है, इन्हें पंचायतों का गठन करना है। उन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पंचायतों का गठन करना है। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं पंचायतों का वास्तविक स्वरूप पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो सभी राज्यों में कॉमन है, ठीक है, जिनके आधार पर पंचायतों का गठन होगा। कुछ प्रावधान ऐसे, और कुछ प्रावधान ऐसे होंगे बच्चे जो ऐच्छिक प्रावधान होंगे, कि राज्य सरकार जो है अपने आधार पर उनमें संशोधन कर सकती है। तो कुछ प्रावधान ऐच्छिक होंगे जिनमें राज्य सरकार अपने आधार पर बेटा कोई ना कोई संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ प्रावधान कैसे होंगे, अनिवार्य होंगे, कि सभी राज्यों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी है, मैं लिख देता हूं, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है सर, सभी को फॉलो करना पड़ेगा, मम्मी कसम। ठीक है, नहीं तो फिर काहे बात का संवैधानिक आधार। तभी तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे कि अगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले तो उसके कुछ प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए कि सभी राज्यों को वो फॉलो करने पड़े। ये सारी बातें हो गई। अब उस समय राजीव गांधी जी सरकार में थे। ठीक है, राजीव गांधी जी को एक दिशा निर्देश मिल चुका था। ठीक है, आइए, राजीव गांधी जी को दिशा निर्देश मिल चुका था। राजीव गांधी सोच चुके थे अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलवा के ही मानेंगे, मतलब दिलवा के मानेंगे। ठीक है, तो राजीव गांधी जी 1989 में, ठीक है, पूरी तरह से प्रयासरत हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, अब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलेगा। वो बेटा अलग अलग दो विधेयक लेकर आए, एक ग्राम पंचायत से संबंधित विधेयक, एक नगर पंचायत से संबंधित विधेयक। राजीव गांधी जी की बात बता रहा हूं, दो अलग अलग विधेयक लेकर आते हैं गांधी जी। ठीक है ना, दो अलग अलग बिल लेकर आते हैं राजीव गांधी। ठीक है, एक कौन सा, ग्राम पंचायत से संबंधित, एक नगर पंचायत से संबंधित विधेयक। ठीक है, पूरे आश्वस्त थे कि अभी हम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलवाकर काम खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या थी कि दोनों जो बिल थे, ये दोनों के दोनों बिल लोकसभा में बड़ा इजीली पारित हो गए। लोकसभा में ग्राम पंचायत वाला भी हो गया और आपका नगर पंचायत वाला भी हो गया। जैसे ये बिल राज्यसभा में पहुंचे तो राज्यसभा में दोनों ही बिल मुंह के बल गिर गए, पटाक पटाक, दोनों ही गिर गए। ये जो बिल थे, ठीक है, क्योंकि विधेयक नहीं बने थे, तो ये एक्ट नहीं थे, ठीक है, ये बिल थे। तो ये जो बिल थे, ठीक है, इन बिल का नाम था बेटा, ये 64th था और ये 65 था, 65th था। तो ये 64वां विधेयक था, ये 65वां विधेयक था। ठीक है, दोनों बेटा गिर गए, दोनों गिर गए। तो राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनते हुए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का जो सपना था वो अधूरा रह गया। इसके बाद फिर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। ठीक है सर, बात 1992 की है। बात कब की है बेटा, बात 1992 की है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं, राजीव गांधी असैसिनेशन होता है, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का एक अंतिम प्रयास। ठीक है, चलिए, और वो प्रयास क्या था, वो प्रयास इस तरह से था, ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे। वो प्रयास कैसा था, वो ऐसा था कि भैया जी 73वां, ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब ये एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां और 74वां, ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। मैंने 1992 क्यों लिखा? क्यों अभी बात 1992 की है, ठीक है ना, 1992 की है। ये दोनों लाए जाते हैं बच्चे, सबसे पहले ये लाए जाते हैं। अब ये वाला था, ऑब्वियस सी बात है, जो 73वां संविधान संशोधन था ये वाला ग्राम पंचायत से संबंधित था। 74वां संविधान संशोधन जो था ये नगर पंचायत से संबंधित था साहब। तो ये वाला जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये ग्राम पंचायत से संबंधित था, ग्राम पंचायत से संबंधित था। ये वाला जो था ये नगर पंचायत से संबंधित था, और नगर पंचायत से संबंधित था। ये वाला, ये ग्राम, ये नगर पंचायत से संबंधित था, ठीक है। ये लोकसभा में लाए जाते हैं, ये दोनों विधेयक लोकसभा में लाए जाते हैं। डेट याद रखना, वो लोकसभा में लाए गए तो उनकी डेट थी 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को ये दोनों लोकसभा में लाए गए। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि 22 दिसंबर को दोनों लोकसभा से पारित भी हो गए, ठीक है, पारित हो गए, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, ठीक है। अब कांग्रेस के पास छोटा मोटा बहुमत नहीं था, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। ये बात 1992 की है, ठीक है। 22 दिसंबर को ये दोनों लोकसभा से पारित हो गए, इसलिए ऊपर लोकसभा है, ध्यान रखना, ऊपर लोकसभा है और आप टिक कर देंगे टंग टंग 22 दिसंबर को, ठीक है। अगले ही दिन, ठीक है, तुरंत ही इनको 23 दिसंबर को राज्यसभा से भी पारित करवा दिया गया, 23 दिसंबर को, क्योंकि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद बेटा कांग्रेस को बहुत बड़ा लोगों का समर्थन मिला था, क्योंकि लोग भावुक थे, क्योंकि एक ही परिवार के दो प्रधानमंत्री देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे, एक इंदिरा गांधी और एक राजीव गांधी। बड़ी बात होती है, वो बात अलग है कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, ठीक है, लेकिन हाँ त्याग तो है उस परिवार का, ठीक है, लेकिन सत्ता का भी भोग किया है, ठीक है। तो 23 दिसंबर है, तो 23 दिसंबर को राज्यसभा से भी पारित हो गए, और ये नगर पंचायत वाला भी अगले ही दिन 23 दिसंबर को ये भी भैया राज्यसभा से पारित हो गया, ये वाला भी राज्यसभा से पारित हो गया। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, आप पढ़ के आए हो, जब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाते हैं तो किसकी स्वीकृति के लिए जाते हैं? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं। तो अब यहां पर तीसरा फैक्टर जुड़ जाएगा, राष्ट्रपति। ऊपर क्यों नहीं जुड़ पाया था राष्ट्रपति? क्योंकि बेटा राज्यसभा से पारित ही नहीं हुआ था। जब राज्यसभा से पारित ही नहीं हुआ तो राष्ट्रपति तो तभी आता ना जब राज्यसभा से पारित हो जाता, इसलिए यहां पर मैंने अब क्या लिखा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति साहब ने दोनों को एक ही दिन अपनी स्वीकृति दी, और वो डेट था 20 अप्रैल। 20 अप्रैल। अब अगली साल लग चुकी है, साल 1993 आ चुका है, तो राष्ट्रपति साहब ने 20 अप्रैल को ही दोनों को अपनी सहमति दी, 20 अप्रैल को ही राष्ट्रपति साहब ने दोनों को अपनी स्वीकृति दी, 20 अप्रैल को। उसके बाद राष्ट्रपति साहब की स्वीकृति देने के बाद लागू भी करवाना होता है, ठीक है, लागू भी करवाना होता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति साहब की स्वीकृति के बाद लागू करवाया, तो इसको लागू करवाया बेटा 24 अप्रैल को, और इसको लागू करवाया 1 अप्रैल को। इसलिए आपको पता है कि 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस बनाते हैं। आपको पता है, डेट्स वाई, क्योंकि जो ग्राम पंचायत अधिनियम है आपका 73वां संविधान संशोधन, ये 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसलिए हम 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं और लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। थोड़ा सा नीचे आओगा वो, 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल, माफ कीजिएगा, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, राज दिवस। कोई मुझे ये बताएगा कि हमने मनाना कब से स्टार्ट किया है? 24 अप्रैल को, प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस सा भी हमने मनाना कब से स्टार्ट किया है, कौन सी साल से स्टार्ट किया है? क्या हम इसको 1993 से ही मनाते हुए, सॉरी 1994 से ही मनाते हुए आ रहे हैं, या हमने बाद में कभी मनाना स्टार्ट किया जब हमारी आंखें खुली कि नहीं चलो मना लेते हैं? बताइएगा। समझ में आया? ठीक है, ये इनका पंचायतों का वर्तमान स्वरूप है। मैं और आगे बताऊंगा आपको, चिंता ना करो, ऐसा बता दूंगा। एक अप्रैल या 1 मई मतलब 1 अप्रैल क्या है यार?
1 अप्रैल क्या है, ठीक है ना। 22 दिसंबर को लोकसभा से हो गए, 23 दिसंबर को राज्यसभा से, 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने दोनों को स्वीकृति दी थी, और ठीक है ना ये वाला लागू हुआ 24 अप्रैल को, ओ सॉरी 1 जून को, सॉरी 1 जून को, सॉरी 1 जून, सॉरी 1 जून को, माफ करना बेटा, 1 जून को, 1 जून को लागू हुआ नगर पंचायत वाला, 1 जून को। चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छे। तो हमने इसको पंचायती राज दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया है, 2010 से। बहुत अच्छे, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इसका जवाब दिया। हम प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस 2010 से मना रहे हैं, 2010 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कही, ये मेरे दिल को लग गई। चलिए ठीक है, एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, ठीक है, सभी साथी कर दीजिएगा, ठीक है, सब थम्स अप। तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, 1992 बेटा, 1992, ये 1992 की बात है। अब 1992 के बाद ये 93 लग गया, ठीक है। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ये 1 जून 1993 को लागू हुआ, नगर पंचायत वाला। सर क्लास में जलवा है आपका, क्या क्या जलवा है बेटा, क्या जलवा है? कुछ नहीं है, चलो आइए, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके वर्तमान स्वरूप को लेकर, ठीक है, वर्तमान स्वरूप के बारे में बात करेंगे। और ठीक है, अब जो आगे आने वाली क्लास होगी, ठीक है, इस क्लास पर आप अपना सब कुछ झोंक देंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप इस क्लास को फॉलो करेंगे। जो अब मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है, इसको अक्षर से आप फॉलो करेंगे प्लीज, ठीक है, सब लोग, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो पंचायतों के वर्तमान स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, पंचायतों में मैं बहुत बता सकता हूं, इतना बता सकता हूं पंचायतों में कि मैं पंचायत एक अलग, ठीक है ना, पंचायत एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं, 65 नंबर का सब्जेक्ट है बीपीओ में, ठीक है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी में। तो मुझे तो पता है पंचायत ठीक कितना मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं केवल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसी को बताऊंगा। पंचायतों के वर्तमान स्वरूप में आप लोग यहां पर आएंगे। देखो सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत के बारे में बात करूंगा, प्लीज आप लोग यहां पर देखिएगा, ग्राम पंचायत के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ग्राम पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा बाबू, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 93 के द्वारा ग्राम पंचायत को, ठीक है, बेसिकली संवैधानिक दर्जा दिया गया या स्थापित किया गया। ग्राम पंचायत को बेटा कहां पर स्थापित किया गया,
तो ग्राम पंचायत को स्थापित किया गया भारतीय संविधान के भाग 9 में, है ना जी। ग्राम पंचायत को कहां पर स्थापित किया गया बाबू? भारतीय संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत को हमने स्थापित किया। ठीक है, भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ के अंतर्गत टोटल 16 अनुच्छेदों में, 16 अनुच्छेदों में, ठीक है ना, इसका विस्तार मिलता है, इसका विस्तार मिलता है 16 अनुच्छेदों में, ठीक है ना। ABCDEFGHIJKL MNO, हाँ जी, ठीक है ना, 16 ही हुए ना जी। तो 243 को भी लगाना है, 243 ओ को भी लगाना है, टोटल 16 अनुच्छेदों में इसका विस्तार मिलता है भारतीय संविधान के भाग 9 में। चलिए, इसके अलावा हमने इसके लिए संविधान में, इसी संविधान संशोधन से हमने एक अनुसूची भी जोड़ी, ठीक है, जिसका नाम था 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, हमने एक अनुसूची भी जोड़ी, 11वीं अनुसूची, ठीक है भैया जी। इसी 73वें संविधान संशोधन के आधार पर हमने 11वीं अनुसूची को जोड़ा। बाबू बोलो ना यार, किसको? 11वीं अनुसूची को। इस 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। ग्राम पंचायतों के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। कितने कार्यों का बेटा? 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। 29 कार्यों का उल्लेख किया गया ग्राम पंचायतों के, 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब नगर पंचायत पर आते हैं, आइए, ठीक है ना। अब पंचायत करेंगे हम नगरों में, तो भैया जी अब हम आते हैं किस पर? नगर पंचायत पर। नगर पंचायत पर आते हैं। नगर पंचायत हमने 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी। संविधान संशोधन, संशोधन के आधार पर हमने नगर पंचायत जोड़ी, ठीक है, वही 1992-93 नगर पंचायत जोड़ी, ठीक है। अब इसके लिए हमने संविधान में एक अलग से भाग जोड़ा, ठीक है, जिसका नाम था भाग 9 का। भाग 9 का, है ना, एक अलग से भाग जोड़ा, भाग 9 का। और ये जो भाग 9 का है भैया, ये आर्टिकल 243 पी से जेड जी तक है, जेड जी तक। टोटल 18 अनुच्छेद होते हैं, गिन लेना बेटा, पी से जेड जी तक टोटल कितने होते हैं? 18 अनुच्छेदों में इसके विस्तार के बारे में, इसके कार्यों के बारे में बात कही गई है। टोटल 18 अनुच्छेदों में, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। टोटल 18 अनुच्छेदों में इसके कार्य एवं विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। अब इसके लिए हमने एक अलग अनुसूची जोड़ी, 12वीं अनुसूची नगर पंचायत के लिए। तो नगर पंचायत के लिए बाबू हमने 12वीं अनुसूची जोड़ी। ये 12वीं अनुसूची नगर पंचायत के लिए थी। इसमें नगर पंचायत के 18 ही कार्यों का उल्लेख किया गया है। 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत के 19, तो वहीं इसमें, ठीक है, 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है नगर पंचायत की। उम्मीद करता हूं कि ये बात सबकी समझ में आ गई होगी। आराम से 1 मिनट में देख लो खूब, ठीक है ना, जी भर के देख लो। ठीक है बच्चे, आराम से देखो, अच्छे से देखो, बढ़िया से देखो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है ना, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग और इधर समझते हैं चीजों को, ठीक है। आगे आके देखिए, अब सबसे पहले ग्राम पंचायत की संरचना आप देखो। ग्राम पंचायत की संरचना आप देखो, मैं आपको समझाता हूं ग्राम पंचायत की संरचना को, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत मैं आपको बताता हूं। तो देखो, ग्राम पंचायत की संरचना में बेटा, ग्राम स्तर पर कौन है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। ग्राम स्तर पर कौन है बाबू? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल है साहब। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। इसके बाद, ठीक है ना, ब्लॉक, जो विकास खंड होता है, ब्लॉक को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? विकास खंड बोलते हैं, ये ध्यान रखना, विकास खंड। तो विकास खंड के स्तर पर एक क्षेत्र पंचायत है। विकास खंड के स्तर पर क्या है सर? विकास खंड के स्तर पर एक क्षेत्र पंचायत है।
विकासखंड के स्तर पर, ठीक है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, जिला स्तर। जिला स्तर, जिला स्तर पर एक जिला पंचायत है, जिला पंचायत है, जिला स्तर पर एक जिला पंचायत है, ये ध्यान रखना। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, विकास खंड के स्तर पर क्षेत्र पंचायत है, जिला के स्तर पर जिला पंचायत है, इस तरह की व्यवस्था है। अब देखो बेटा, प्रत्येक स्तर पर ध्यान रखना, प्रत्येक स्तर पर क्या होगा ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, प्रत्येक स्तर पर। तो यहां पर जब मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले हमको समझना है कि सर ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 243A में उल्लेख किया गया है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है 243A में, ठीक है। बस आर्टिकल पे ज्यादा फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर ग्राम सभा क्या है सर, है ना। हमें ये ग्राम सभा समझनी है। ग्राम सभा का मतलब ये होता है बच्चे कि ये कोई ग्राम पंचायत है, सपोज दैट ये कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है, मान के चलिए कि साहब ये कोई ग्राम पंचायत है। तो इस ग्राम पंचायत में जितने भी मतदाता हैं, मतदाता मतलब अगर वो मतदाता है तो 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के हैं, ठीक है ना। अगर वे मतदाता हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, तो अगर वे मतदाता है बेटा इसका सीधा सा मतलब है वे 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के हैं और निर्वाचक नामावली में उनका नाम है। और क्या है सर, निर्वाचक नामावली में उनका नाम है, निर्वाचक नामावली में उनका नाम है, नामावली में उनका नाम है। वोटिंग लिस्ट, निर्वाचक नामावली का मतलब क्या होता है बेटा, वोटिंग लिस्ट मतलब मतदाता सूची, मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट, सूची में उनका नाम है, ठीक है सर। तो ग्राम सभा का मतलब होता है कि किसी भी ग्राम पंचायत में जो मतदाता सूची होती है, किसी भी ग्राम पंचायत में जो मतदाता सूची होती है, उस मतदाता सूची में मतलब निर्वाचक नामावली में, ठीक है ना, जिन जिनके नाम होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। मतलब ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे लोग बेटा ग्राम सभा के सदस्य हैं। ये सारे लोग क्या हैं बच्चे, मेरे साथ साथ बोलो, ये सारे लोग क्या हैं बाबू, ये सारे लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं, है ना जी। क्या है ये, ग्राम सभा के सदस्य हैं, ये सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। कौन से सर, ठीक है ना, जो मतदाता है 18 वर्ष से ऊपर की आयु में है, ठीक है ना, जिनका वहां की ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली मतदाता सूची में उनका नाम है, ठीक है ना, वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। और इन सभी की सम्मिलित संरचना को हम क्या कहेंगे, ग्राम सभा कहेंगे। ये ग्राम सभा कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ग्राम सभा। ये ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगी, ग्राम सभा। तो बस जो भी मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे ऊपर की होती है, जिनका निर्वाचक नामावली में नाम होता है, मतलब वह मतदाता होते हैं। मतलब वह कौन होते हैं सर, अगर बोले तो मतदाता होते हैं, वह मतदाता होते हैं, वह मतदाता होते हैं, ठीक है। तो उन सभी की सम्मिलित संरचना को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, वो क्या बोले जाएंगे सर, वो ग्राम सभा बोले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, क्लियर है, ग्राम सभा हो गए। चलिए अच्छा, अब ग्राम पंचायत क्या है। तो जो ग्राम पंचायत है ना बाबू, इस ग्राम पंचायत में एक अध्यक्ष होगा, ये ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत में एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे, ठीक है जी। बस सिंपल सी बात मैंने बोली है कि जो ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत में बाबू एक तो होगा अध्यक्ष, ग्राम पंचायत में एक तो होगा अध्यक्ष, एक तो कौन होगा, एक तो अध्यक्ष होगा ग्राम पंचायत में और बाकी के अन्य सदस्य होंगे, है ना, सही है। चलिए अब यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य जो है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का, यहाँ पर दोनों का जो चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष रूप से होगा। इन दोनों का ही चुनाव बेटा प्रत्यक्ष रूप से होगा। देखो जब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो इनको वोट करेंगे। ग्राम सभा के सदस्य क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो जैसे एक ग्राम पंचायत है, ठीक है, यहां पर देखिएगा एक ग्राम पंचायत है ये, ठीक है ना। इस ग्राम पंचायत को हमने उसकी जनसंख्या के आधार पर कई वार्ड में बांटा है। तो उस ग्राम पंचायत को ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, इस ग्राम पंचायत को हमने जनसंख्या के आधार पर कई सारे वार्ड में बांट दिया। उत्तर प्रदेश में अलग व्यवस्था है, अन्य राज्यों में अलग है, ठीक है। अब मैं किसी एक राज्य का हवाला नहीं दूंगा, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली
ठीक है ना, क्योंकि ये जो मसला है ना ये पूरी पंचायती राज व्यवस्था का है। तो यहां पर मैं आपको बस केवल मोटा मोटी बता सकता हूं, केवल उत्तर प्रदेश की जो पूरी व्यवस्था है उसको मैं नहीं समझा सकता। तो जैसे ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि ग्राम पंचायत में एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। तो ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष और सदस्य होगा ना बाबू, दोनों अध्यक्ष और सदस्य दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो एक ग्राम पंचायत में अध्यक्ष सदस्य दोनों का चुनाव बेटा प्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। तो किसी भी ग्राम पंचायत में जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर हम बेसिकली उस ग्राम पंचायत में वार्ड का निर्धारण करते हैं। बेटा किसका? वार्ड का निर्धारण करते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर सर हमने क्या किया? जनसंख्या के आधार पर हमने वार्ड का निर्धारण किया, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या के आधार पर सर हमने क्या किया है? जनसंख्या के आधार पर हमने वार्ड का निर्धारण किया है, वार्ड का। अब जैसे ये वार्ड संख्या 1 है, ये वार्ड संख्या 2 है, ये वार्ड संख्या 3 है, ये वार्ड संख्या 4 है, ये वार्ड संख्या 5 है, ये वार्ड संख्या 6 है, इस तरह से। ठीक है ना। अब प्रत्येक वार्ड से बेटा कई सारे उम्मीदवार खड़े होंगे। ठीक है ना। इस वार्ड से 2 उम्मीदवार खड़े हुए, मान के चलिए। इस वार्ड से केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा हुआ, इस वार्ड से भी 2 उम्मीदवार खड़े हुए, इस वार्ड से भी 2 उम्मीदवार खड़े हुए। ठीक है। इस वार्ड से केवल एक उम्मीदवार खड़ा हुआ और इस वार्ड से मान के चलिए 3 उम्मीदवार खड़े हो गए, 3 उम्मीदवार खड़े हो गए। ठीक है सर। तो जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो 2 वोट एक साथ करेंगे। ग्राम सभा के सदस्य जब वोट करने जाएंगे बेटा, ये बात ध्यान रखना, जब ग्राम सभा के सदस्य वोट करने जाएंगे तो वो क्या करेंगे? ठीक है, उनको 2 बैलेट पेपर मिलेंगे, उनको 2 मतपत्र मिलेंगे सबसे पहले। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब वो वोट करने जाएंगे, क्योंकि वही तो वोटर हैं, ठीक है, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वही तो एक्चुअली वोटर हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो वोटर हैं। और जब वो वोट करने के लिए जाएंगे, मत देने के लिए जाएंगे, तो उनको 2 प्रकार के मतपत्र मिलेंगे। उनको एक मतपत्र मिलेगा, वह जिस भी वार्ड के हैं उस वार्ड के सदस्य को वोट करें। वो जिस भी वार्ड के हैं, ठीक है, संबंधित वार्ड के किसी एक सदस्य को वो वोट करेंगे। और दूसरा बेटा वह, ठीक है, प्रधान के लिए वोट करेंगे, बात समझ में आ रही है? तो ग्राम सभा के सदस्य वोट करने जाएंगे, उनको 2 तरह के बैलेट पेपर मिलेंगे, 2 मतपत्र मिलेंगे। उनको जो एक मतपत्र मिलेगा बेटा, पहला वाला, ठीक है ना, वो उन्हीं के वार्ड का होगा कि वो किस वार्ड से आते हैं। तो उस वार्ड में अगर कोई 2 व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो एक खड़ा है तो वो जीत गया, एक खड़ा है तो उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो वो जीत गया। लेकिन अगर 2 खड़े हैं, 2 सदस्य खड़े हैं, तो फिर वो वहां पर क्या करेंगे? तो 2 सदस्यों के खड़े होने की स्थिति में आपको पता है बेटा, ठीक है, जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। और साथ ही साथ वो 2 बार वोट करेंगे, एक मोहर लगाएंगे वो सदस्य के लिए, एक मोहर लगाएंगे वो जिसको प्रधान चुनना चाहते हैं। तो एक मोहर सदस्य के लिए, दूसरी मोहर जिसको वह प्रधान चुनना चाहते हैं बेटा उसके लिए। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों का जो चुनाव होगा, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। ये मेरा मतलब था बताने का। अध्यक्ष और सदस्य जो दोनों का चुनाव होगा, दोनों का चुनाव कैसा होगा? अध्यक्ष और सदस्य साहब दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा ग्राम पंचायत का। ठीक है, क्लियर है? अब हम आ जाते हैं क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत पे आइए। क्षेत्र पंचायत में भी एक अध्यक्ष होगा। अच्छा, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को हम प्रधान कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में प्रधान कहते हैं, कहीं सरपंच कहेंगे, कहीं कुछ और कहेंगे, कहीं केवल अध्यक्ष ही कहेंगे, कहीं कुछ और कहेंगे। ठीक है, तो इसको प्रधान या सरपंच कहते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत में भी एक अध्यक्ष है, क्षेत्र पंचायत में, और कई सारे सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत में एक अध्यक्ष सदस्य हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये बात ध्यान रखना, हमने क्या किया है। तो जैसे यह एक क्षेत्र पंचायत है, क्षेत्र पंचायत का आकार जो होगा बड़ा होगा बेटा, ये एक क्षेत्र पंचायत है। तो हमने एक क्षेत्र पंचायत को उस जनसंख्या के आधार पर कई वार्ड में बांट दिया। ठीक है, एक क्षेत्र पंचायत को उसकी जनसंख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, हमने कई सारे वार्ड्स में बांट दिया, बात समझ पा रही है? एक क्षेत्र पंचायत को उसकी जनसंख्या के आधार पर साहब हमने कई सारे वार्ड्स में बांट दिया। अब जैसे मान के चलिए, यहां पर मैं बताता हूं कितने वार्ड्स में बांटा हमने, कितने वार्ड्स में बांटा। ठीक है ना, ये वार्ड ए है,
ठीक है ना, ये वार्ड बी है, ये वार्ड सी है, ये वार्ड डी है, ये वार्ड ई है, ये वार्ड एफ है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ऐसे करके बेटा। ठीक है, तो हमने एक क्षेत्र पंचायत को उसकी जनसंख्या के आधार पर कई सारे वार्ड्स में बांट दिया। अब ये जो वार्ड होंगे ना बेटा, ये वार्ड होंगे, ठीक है, इस वार्ड से मान के चलिए 3 सदस्य खड़े हुए, 3 सदस्य खड़े हुए, इस वार्ड से 2 ही सदस्य खड़े हुए, इस वार्ड से भी 2 ही सदस्य खड़े हुए, इस वार्ड से कोई एक ही सदस्य खड़ा हुआ, इससे 3 सदस्य खड़े हो गए, इससे 2 खड़े हुए, इस वार्ड से, इस वार्ड में बहुत कंपटीशन है, इस वार्ड से 3 सदस्य खड़े हुए, इससे 2 खड़े हुए, ठीक है ना, इससे 4 सदस्य खड़े हो गए, इस वार्ड से केवल 1 सदस्य खड़ा हुआ, इससे 3 सदस्य खड़े हुए, इससे 1 खड़ा हुआ, इससे 4 सदस्य खड़े हो गए। ठीक है, सपोज डेट हमने माना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये क्षेत्र पंचायत के वार्ड हैं। ये क्या है? क्षेत्र पंचायत के वार्ड हैं। अब ये क्षेत्र पंचायत के वार्ड के लिए बेटा, ये जितने भी लोग हैं, ये किस पद के लिए खड़े हैं? ये सारे के सारे लोग जो खड़े हैं, ये सब क्षेत्र पंचायत के सदस्य के लिए खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? सदस्य के लिए खड़े हैं। एक क्षेत्र पंचायत है। ठीक है, इस एक क्षेत्र पंचायत में, क्षेत्र पंचायत का पहला वार्ड है, ये दूसरा, ये ऐसे करके इन वार्ड के नाम है। वार्ड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे करके के एल एम, ऐसे ये वार्ड्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब हो सकता है कि बेटा किसी वार्ड में 2 ग्राम पंचायत आ रही हो सकता है बेटा इस वार्ड में 2 ग्राम पंचायत आ रही हो, 2 ग्राम पंचायत। ठीक है ना, हो सकता है बेटा इस वार्ड के अंतर्गत 4 ग्राम पंचायत आ रही हो, ऐसा हो सकता है ना, 4 ग्राम पंचायत आ रही हो, है ना, ऐसे सपोज दैट। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो ये वार्ड है, तो इन वार्ड के सदस्य खड़े हुए, इनको हम क्या करेंगे? इनको हम कहेंगे बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य हैं। ये क्या है? बीडीसी। आप लोग बोलते होगे ना बीडीसी, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य हैं। तो इनको वोट करने वाले कौन होंगे? इनको जो वोट करने वाले होंगे, यहाँ पर 2 ग्राम पंचायत आ रही हैं, यहाँ पर 4 ग्राम पंचायत आ रही हैं, तो साहब इनको वोट करने वाले कोई और नहीं होंगे, इनको भी वोट ग्राम सभा के सदस्य ही करेंगे। इनको भी वोट ग्राम सभा के सदस्य ही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, वो जिस भी वार्ड के अंतर्गत आते हैं ग्राम सभा के सदस्य, वह अपने उस वार्ड में से किसी एक सदस्य को वोट करते हैं। तो वो जिसके भी अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन बच्चे वो उसको वोट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, मैंने बताई एक क्षेत्र पंचायत है, हमने क्षेत्र पंचायत को उसकी जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, कई सारे वार्ड में बांट दिया। जब हम क्षेत्र पंचायत को उसकी जनसंख्या के आधार पर कई वार्ड में बांटा, तो जैसे ये एक क्षेत्र पंचायत है हमारी, ठीक है ना, इसमें 3 सदस्य खड़े हुए और ये 2 ग्राम पंचायतों से मिलकर बनी हुई है। तो इन 2 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो इसके सदस्यों को वोट करेंगे। 2 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाली जो ग्राम सभा है, वो ग्राम सभा के सदस्य इनमें से किसी एक को जिताएंगे। ऐसे यहाँ पे 4 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाली जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो इन 2 में से किसी एक को जिताएंगे। यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर 5 ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, इस वार्ड में 5 ग्राम पंचायतें शामिल है, 5 ग्राम पंचायत इस वार्ड में शामिल है, तो उनके अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा के सदस्य किसी एक को, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, उसे जिताएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये कितने सदस्य हैं बच्चे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये इतने सारे सदस्य हैं। अब ये सदस्य क्या करेंगे? ध्यान रखना, यहां पर सर सदस्य का जो चुनाव है, यहां पर सदस्य का चुनाव कैसे हुआ? प्रत्यक्ष रूप से हुआ। सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ। अब ये सदस्य ही अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और ये जो अध्यक्ष का चुनाव होगा बेटा, ये अप्रत्यक्ष होगा। क्यों? क्योंकि सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। हम यहाँ के अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। आपने सुना ही होगा कि साहब ये ब्लॉक प्रमुख हैं, और बड़ा रुपया चलता है, बड़ा रुपया चलता है। एक एक सदस्य जो है ना बच्चे, वो शुरुआत में नहीं बिकता। कोई भी एक सदस्य वो शुरुआत में नहीं बिकेगा, वो शुरुआत में नहीं बिकता, क्योंकि उसको पता है कि जितना लास्ट तक गाड़ी जाएगी उतनी बोली बढ़ेगी। जो शुरुआत में बिक जाते हैं 2-3 लाख में बिक जाते हैं, लेकिन अब सबको पता है कि भैया मान के चलिए कि 50 बीडीसी हैं, तो 50 में से जिसको 26 मिल गए वो जीत जाएगा। भाई 50 में से जिसको 26 मिल गए वो जीत जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। 50 बीडीसी हैं, है ना, 50 बीडीसी हैं, और प्रमुखी के लिए चुनाव हो रहे हैं, ब्लॉक प्रमुखी के लिए। एक उनमें खुद वो है जो खड़ा है, एक खुद वो है जो खड़ा है,
उसको पता है कि साहब मेरे अलावा मुझे और 25 मिल जाए मैं जीत जाऊंगा। तो जो शुरुआत में लोग बिक जाते हैं वो कम में, कुछ ऐसे भी नालायक होते हैं जो बाद के लिए अपने आप को रिजर्व रखते हैं, ठीक है, उनके पास 2 या 3 जितने भी ब्लॉक प्रमुखी के लिए लोग खड़े हुए हैं वो उनके पास आते हैं, सबसे कहते हैं हाँ साहब तुम ही को वोट देंगे। कई बार किसी से 1 लाख रुपए तो दूसरे से 1.5 लाख रुपए रख लेते हैं, लास्ट तक सस्पेंस बना के रखते हैं। तो ये व्यवस्था जो है ना इतनी महंगी व्यवस्था हो गई है कि एक विधायकी का जो चुनाव है ना उसमें तब भी कम खर्चा आता है, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में आज की डेट में 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा आता है ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में। अब सोच के देखो, जो आदमी 5 से 6 करोड़ खर्च करने के बाद ब्लॉक प्रमुख बना है वो विकास के कार्यों में क्या लगाएगा, वो विकास के कार्यों में क्या खर्च करेगा, तुम बताओ। वो सबसे पहले अपना कोटा पूरा करेगा कि बेटा 4 करोड़ लगाए या 5 करोड़ लगाए हैं तो 4-5 करोड़ का पहले तो मैं 10 करोड़ बनाऊं, ठीक है, 10 करोड़ बनाने के बाद तब मैं देखूंगा कि मैं कहूं करूं विकास का कार्य या ना करूं। ये बात समझ पा रही है। ऐसी जिला पंचायत, तो जिला पंचायत में भी बच्चे क्या है, ठीक है ना, एक अध्यक्ष होगा, कई सारे सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, कई सारे सदस्य होंगे। अब यहां पर सदस्य का चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा, सदस्य का चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा। कौन करेंगे बेटा, वही करेंगे, ठीक है, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं। और अध्यक्ष का चुनाव बेटा सदस्यों के बीच में से होगा, तो ये अप्रत्यक्ष होगा। इसको जिला पंचायत अध्यक्ष ही कहते हैं, इसको कुछ नहीं कहते, इसको जिला पंचायत अध्यक्ष ही बोलते हैं। सब जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, डीएम के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है साहब इनको, छोटे मोटे नहीं होते, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो यहां पर मैंने बताया ये तो एक क्षेत्र पंचायत हो गई, ठीक है, मैंने आपको समझाई थी ना, ये तो एक क्षेत्र पंचायत हो गई। ये तो एक क्षेत्र पंचायत हो गई थी। अब ऐसे ही जो जिला पंचायत होगी, जिला पंचायत का आकार बहुत बड़ा होगा, ठीक है, लगभग 50,000 लोगों की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा यहां पर जिला पंचायत में, लगभग 50,000। तो जिला पंचायत तो बहुत बड़ा है बेटा, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत की संख्या के आधार पर, ठीक है, उस जिला पंचायत के अंतर्गत कितनी जनसंख्या आधार होती है, तो जनसंख्या के आधार पर वार्ड का बंटवारा होगा। आमतौर पर प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक वार्ड होता है, बात समझ आ रही है। तो जनसंख्या के आधार पर बच्चे किसका होगा, वार्ड्स का बंटवारा होगा। अच्छा, आप कहेंगे सर यहां पर लगभग 2000 की जनसंख्या पर बेटा, उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 की जनसंख्या पर एक वार्ड क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का लगभग 50,000 की जनसंख्या पर एक वार्ड होता है। तो ठीक है, जनसंख्या के आधार पर वार्ड्स का क्या होगा बेटा, निर्धारण होगा। अब यहां पर भी बहुत सारे वार्ड्स हैं, ठीक है, सब यहां पर भी बहुत सारी वार्ड्स हैं, ठीक है, ऐसे यहां पर ए वार्ड है, ठीक है। अब आपको ये व्यवस्था समझ में आ गई होगी, ये ए वार्ड है, ये बी वार्ड है, ये सी वार्ड है, ये डी वार्ड है, ये ई वार्ड है, ये एफ वार्ड है, ये जी वार्ड है, ये एच वार्ड है, ये आई वार्ड है, जे वार्ड है, के वार्ड है, एल वार्ड है, एम वार्ड है, ऐसे करके। और एक वार्ड में कई सारे सदस्य खड़े हुए, कई सारे सदस्य खड़े हुए। तो सदस्यों का चुनाव तो कैसे होगा बेटा, प्रत्यक्ष। किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा। इसलिए जो इस बार के चुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा, इस बार के चुनाव में 4 बैलेट पेपर मिले थे, एक वोटर को 4, मैं खुद देने गया था। इस बार के चुनाव में बेटा 4 बैलेट पेपर मिले थे, आमतौर पे 2 मिलते हैं, 4 बैलेट पेपर मिले थे, ठीक है ना। एक किसका बेटा, एक ग्राम पंचायत के सदस्य का, एक ग्राम पंचायत के सदस्य का, और एक ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का, ठीक है, प्रधान का। थोड़ा सा छोटा करता हूं, एक ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का बेटा, प्रधान का, जिसने वोट डाला हो उसका पता है। एक मिलेगा बेटा बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य का, और एक मिलेगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब एक जिला पंचायत सदस्य का, एक, ठीक है ना, बीडीसी का, एक प्रधान का, एक मतपत्र का, ऐसे करके 4 बैलेट पेपर मिले होंगे अलग अलग रंग के। बताओ हाँ या ना, आई बात समझ में। जिसको अब भी समझ में ना आई उसको संग पुष्प की जरूरत है, क्योंकि बेटा मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया इस बात को समझाने में। एक बार लेक्चर देख लेना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैंने पूरा, ठीक है, एफर्ट लगा दिया। आपको पूरी व्यवस्था समझ में आ गई होगी, क्या व्यवस्था होती है, पूरी व्यवस्था समझ में आ गई होगी आप।
ठीक है, इस बार के चुनाव में 4 मिले थे, क्योंकि पहले अलग होते थे बीडीसी और डीडीसी के चुनाव। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मतलब ये, ठीक है ना, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य का है और ये जिला पंचायत सदस्य का है, जिला पंचायत सदस्य का है, जी पासा का है, और ये क्षेत्र पंचायत सदस्य का है, छे पासा का है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस बार क्या हुआ, इस बार खर्चा बचाने के लिए एक ही साथ करवाए गए, पहले अलग अलग होते थे। ठीक है ना, पहले अलग होते थे, प्रधान का और, ठीक है ना, गांव का अलग होता था, ग्राम पंचायत का, और बीडीसी डीडीसी का एक साथ होता था। लेकिन इस बार 4 बैलेट पेपर मिले थे, 4। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो बेटा। पार्षद नगर पंचायत में होते हैं, तो नगर पंचायत की संरचना को मैं कल बताऊंगा। जो पार्षद होते हैं, ठीक है, उनको मैं कल बताऊंगा बेटा, पार्षद, ठीक है ना, उनको कल बताऊंगा। सौरभ गुप्ता, बेटा दिमाग का इलाज करवाओ, बहुत जरूरत है। हाँ, ग्राम पंचायत में दोनों चुनाव प्रत्यक्ष होंगे, ग्राम पंचायत में दोनों चुनाव डायरेक्ट होंगे, दोनों, ठीक है ना, चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो। बाकी का क्षेत्र पंचायत में केवल सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, अध्यक्ष का प्रत्यक्ष होगा, और जिला पंचायत में केवल सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। अध्यक्ष दोनों में सदस्यों के बीच में से ही होंगे, सदस्यों के बीच में से ही होंगे। संघ पुष्पी बेटा दिमाग बढ़ाने की होती है, जिनमें दिमाग की कमी होती है उनके लिए संघ पुष्पी होती है। ठीक है, चलिए, एक एक मिनट दूंगा मैं, एक एक मिनट में आप रिवीजन कर लें, और जिनका कुछ भी छूट गया है वो सर जो है ना नोट डाउन कर लें। एक एक मिनट एक एक स्लाइड को दूंगा। लव यू टू बेटा, कृष्णकांत शर्मा।
हाँ बेटा 31 दिसंबर तक बड़े आराम से हो जाएगी। कल 28 है, फिर 29 है, फिर 30 है, फिर 31 है। ठीक है, आपके 4 दिन हैं, आपके 4 दिन में बड़े आराम से धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, आप चिंता ना करो। यही हूं बेटा, मैं कहीं नहीं गया। तुम लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं यार, तुम ठीक ठाक तारीफ कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, चलो। संदीप पढ़ लिया बेटा। आप संदीप कह रहे हैं अपने गांव का मशहूर मिठाई लेकर आऊंगा सिलेक्शन के बाद। ठीक है, जरूर खाएंगे। आप आओ तो सही, बस आप लोगों के सिलेक्शन का इंतजार है यार। ठीक है, आओ सब लोग। ठीक है बेटा, सुबह मिलेंगे कल। ठीक है ना, 10 बजे। ध्यान रखना, सुबह 10 बजे मिलेंगे, फिर दोपहर को 2 बजे मिलेंगे पॉलिटी में। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सब लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहें, अच्छे रहे, आशीर्वाद है बेटा। ठीक है ना, और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।